तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आईबीपीएस आरआरबी के बारे में। आप में से काफ़ी बच्चों का कल एग्जाम होगा, कुछ का 12 को होगा एसबीआई क्लर्क का, तो उनको सबको ऑल द बेस्ट। और जो भी आपका एग्जाम है उसको बहुत अच्छे से करना और कोशिश करना कि इसी बार में आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको एसबीआई क्लर्क के अंदर नहीं मिलने वाली है शायद अब दोबारा। लेकिन अब जिन बच्चों का एसबीआई क्लर्क में नहीं हुआ, जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ, तो वो बहुत डिमोटिवेटेड है। तो बच्चों, डिमोटिवेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। आईबीपीएस आरआरबी आपके लिए आ रहा है। आईबीपीएस आरआरबी जो है यहाँ पर बहुत ही इजी एग्जाम है। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर आपका डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी देखें, तो आईबीपीएस आरआरबी सबसे इजी एग्जाम है अगर हम बैंकिंग के सेक्टर में इसकी बात करें। आरआरबी के अंदर दो चीजें होंगी, आपकी एक क्लर्क होगा और एक पीओ होगा, जैसे आपको पता ही है, राइट। नोटिफिकेशंस की अगर इसकी बात करें तो मे बी 1 मई को यहां पर नोटिफिकेशन आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 1 मई को यहां पर नोटिफिकेशन आ सकता है। और आपका जो एग्जाम है वो आपको पता है 27 जुलाई से यहां पर होने वाला है। आपके पास डेट्स बिल्कुल फिक्स है, 27 जुलाई से आपका होगा। तो आईबीपीएस आरआरबी की तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब आईबीपीएस आरआरबी में होता क्या है सर, फॉर्मेट क्या होता है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी अगर एग्जाम आप करने वाले हो तो आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट के बाद डिस्कस करेंगे कि हमें इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है। अगर हम बिगनर हैं तो हमें क्या सर्च करना चाहिए, और अगर हम बिगनर नहीं हैं, हम रिपीटर हैं, तो हमें क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। तो आज सारी बातों पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अब यहां पर शुरुआत करते हैं कि पैटर्न क्या रहता है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो पहले हम पीओ के पैटर्न की बात कर लेते हैं, और क्लर्क का भी सेम ही। पीओ के पैटर्न की अगर बात करें तो प्रीलिम्स है हमारे पास, देन मेंस है, एंड देन इंटरव्यू है, राइट। और अगर हम क्लर्क की बात करें तो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू नहीं। ठीक है, अब पैटर्न तो ये हो गया, बट अब एग्जाम का पैटर्न कैसे चल रहा है। तो देखो, प्रीलिम्स की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स 40 क्वेश्चन यहां से, 40 क्वेश्चन यहां से। टाइमिंग की बात करें 25 मिनट यहां है, 20 मिनट यहां है, टोटल 45 मिनट्स है, टोटल यहां पर 80 मिनट्स है। तो ये हमारे पास पैटर्न है हमारे पास एग्जाम का। रीजनिंग और मैथ्स सिर्फ दो ही आते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये काफी अच्छा एग्जाम है जिनकी इंग्लिश वीक है। जिनकी इंग्लिश वीक है वो लोग इसके लिए जा सकते हैं कि हमारी इंग्लिश वीक है तो हमें रीजनिंग और मैथ्स में बहुत अच्छे से आता है, बट हमारी इंग्लिश की वजह से हम किसी ना किसी एग्जाम में रह जाते हैं, तो हम यहां पर जा सकते हैं आरआरबी। मेंस की अगर बात करें तो यहां पर दो चीजें और जुड़ जाएंगी आपकी, और तीन चीजें जुड़ जाएंगी वैसे, इंग्लिश, जीए जिसको आप करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड करते हैं, और कंप्यूटर। इन सबके वहां पर कितने 40-40 क्वेश्चंस होते हैं। और देखो, टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग मैं यहां पर आपको बता देता हूं। यहां पर क्वेश्चंस आपके सबके सेम है, ठीक है। 40-40 क्वेश्चंस आपके सारे रहने वाले हैं यहां पर। तो आपके टोटल कितने हो गए, 200 क्वेश्चंस। लेकिन अब देखो, लास्ट ईयर ही ऐसा हुआ है कि जो टाइमिंग है वो इंट्रोड्यूस की गई है, सेक्शनल टाइमिंग। अब यहां पर अगर सेक्शनल टाइमिंग की बात करें यहां पर, सो क्वेश्चन सारे एक एक नंबर के हैं आपके, एक एक नंबर के हैं। देखो, बाद में एक एक नंबर के बनते हैं, लेकिन आपका अगर बात करें तो 1.25 का एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, 1.25। तो ये ऐसे क्या होता है कि ये 50 का हो जाता है और ये 50 का हो जाता है, लेकिन वो बाद में इसको नॉर्मलाइज करके 40-40 पर ही ले आते हैं। वो कैसे लाते हैं वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 40, ये 40, और ये कंप्यूटर क्या है, 20 का है। तो आपको देखो, एग्जाम में होता क्या है, जब आपके फाइनल मार्क्स जुड़ते हैं तो आपको रीजनिंग में 40 में से ही मिलते हैं, मैथ्स में 40 में से ही मिलते हैं मार्क्स। तो आपके जैसे लेट सपोज यहाँ पर 50 के में से 50 आ गए, तो जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसको डिवाइड बाय 1.25 यहाँ पर कर दिया जाएगा, और उतने आपके मार्क्स होंगे। और कंप्यूटर में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाएगा, तो उस तरीके से आपके जो मार्क्स होंगे वो आपको माने जाएंगे। टाइमिंग देखो, लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुई है, तो यहाँ पर 30 मिनट्स मिलते हैं, यहाँ पर 30 मिनट्स, यहाँ पर 30 मिनट्स, 90 मिनट्स ये हो जाते हैं, और 15-15 मिनट हमें ये मिलते हैं। सो टोटल जो एग्जाम का टाइम है वो 120 मिनट्स है, मतलब 2 घंटे का आपका मेंस का एग्जाम होता है, और एज सच कोई टफ एग्जाम नहीं होता। तो बच्चों देखो, हमने चाणक्यास कोचिंग सेंटर ने हमने लास्ट ईयर भी इसके लिए तैयारियां शुरू करवाई थी, और हमारे काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे थे, और इस साल भी हम जो है तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो पहले हमारा प्लान था कि सिर्फ हम ऑफलाइन करेंगे, बट अब हमने सोचा कि ऑनलाइन भी करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने ग्रामीण बैच का शुरू करने वाले हैं हम। और डेट जो आपकी रहेगी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, 14 अप्रैल को हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं इस बैच को। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहा करेंगी, और मोस्ट प्रोबेबली जो टाइमिंग रहेगी वो हमारी 12 PM रहेगी। तो एक दिन हमारे पास मैथ्स की क्लास होगी, एक दिन हमारे पास रीजनिंग की क्लास होगी। तो रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा आपको, और मैथ्स हैं
हमारे निकुंज सर पढ़ाने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं हमारे अगर बैंकिंग के सेक्टर की बात की जाए, और अपना मोर देन 9 और 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन्होंने कैरी किया हुआ है, और बेस्ट टीचर है हमारे पास ये, जिससे कि आप मैथ्स पढ़ने वाले हो तो बैंकिंग सेक्टर में ये एक्सपर्ट है मैथ्स के लिए। और मैथ्स का जो सेक्शन है वो काफ़ी आपके लिए क्या होता है कि डिफिकल्ट होता है कि सर हम कैसे करें, तो निकुंज सर उसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं। और निकुंज सर के पास एक क्वेश्चन को करने के लिए, देखो ये बहुत बड़ी बात है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए निकुंज सर के पास 3 से 4 मेथड रहते हैं कि किसी बच्चे को कोई अप्रोच समझ में आती है, किसी बच्चे को कोई अप्रोच समझ में आती है, तो निकुंज सर बच्चे के हिसाब से उनको अप्रोच बताते हैं। और हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो भी हम 14 तारीख को ही शुरू कर रहे हैं। तो देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन, अब आप कहोगे कि सर अंतर क्या है, तो देखो सिर्फ एक छोटा सा अंतर आएगा अगर हम ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच की बात करें, कि ऑफलाइन बैच जो रहेगा हमारा उसमें क्या है कि पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाती है। उसमें आपको हम पर्सनल गाइडेंस देंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपका मॉक टेस्ट जैसे हो रहे हैं, हम जो मॉक टेस्ट लेंगे उसमें आपकी गलतियां कहाँ पे हैं, आपको कहाँ पर काम करने की जरूरत है, आपके वीक पॉइंट्स हम वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसके लिए स्टडी प्लान क्या रहे, पर्सन टू पर्सन रहता है कि स्टडी प्लान उसका क्या रहे। तो देखो उसको हम कैसे कर सकते हैं, जब हम हमारी क्या है एक पर्सनल 101 होगी तो हम उसमें कर सकते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है हम उस पर काम कर सकते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है हम उस पर काम कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच में क्या है कि हम लोग आपको क्या कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ा सकते हैं, हम आपको पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकते, जो कि ऑफलाइन में आपके पास एक्स्ट्रा है। तो अगर आप ऑफलाइन बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे होंगे, या फिर आप हमारे चाणक्यास कोचिंग सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमें स्टडी करनी कैसे है और हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए एग्जाम की तैयारी के लिए। अगर मैं बिगिनर हूं तो देखो, अगर आप जो बिगिनर हो तो आपको 2 काम करने चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले आपको मैथ्स के लिए क्या करना चाहिए, अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपका कैलकुलेशंस पे होना चाहिए। मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका सबसे पहला काम आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, उसके बाद आप आगे के चैप्टर्स को लेके चलो। ठीक है, अपने अर्थमेटिक को वहां पर संभालो, एंड देन उसके बाद आप डीआई वगैरह पे जाओगे, वो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन शुरुआत में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बैंकिंग का सेक्टर है, जो बैंकिंग के एग्जाम है, वो सब कैलकुलेशन आपसे मांगेंगे, और आपकी जो पूरा का पूरा एग्जाम होगा वो कैलकुलेशन के ऊपर बेस रहने वाला है। ठीक है, रीजनिंग की अगर आपको शुरुआत करनी है तो रीजनिंग की शुरुआत आप मिसलेनियस चैप्टर से करो, बट मैक्सिमम जो यहां से चीजें आती हैं वो आती हैं पजल से। तो पजल और सिटिंग आप जितनी ज्यादा करोगे उतना आपका फायदा है। देखो 40 क्वेश्चन का अगर रीजनिंग का सेक्शन है तो उसमें से 20 क्वेश्चंस तो आपके मिनिमम सिटिंग और पजल से ही मिलने वाले। कैलकुलेशन की यहां पर बात करें तो आपको यहां से 10 क्वेश्चंस करीब करीब मिल जाते हैं किसी एग्जाम में, कि आप कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। यहां पर हाँ, अब एक चीज और समझ लो, यहां पर मैथ्स के अंदर कैलकुलेशंस तो आपके हो ही गए, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, यहां पर क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और डीआई, ये मेजर रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो अगर आपने इन पे अपने स्ट्रॉन्ग कर लिया कमांड को तो आपका एग्जाम बहुत इजीली क्लियर हो सकता है। यहाँ पर रीजनिंग के अंदर सिंपल पजल एंड सिटिंग की ही बात है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जो बाकी की चीजें हैं वो हम इजिली कर पाते हैं। ठीक है, अब ये बिगिनर्स के लिए है कि आपकी जो शुरुआत है वो कैलकुलेशन से होनी चाहिए मैथ्स के अंदर, कि आपकी पहले कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड देन उसके बाद रीजनिंग के अंदर आपको सिटिंग एंड पजल इजी से शुरू करो, एंड देन अपनी लेवल को बढ़ाते जाओ। तो हम भी वो करेंगे 14 तारीख से जब शुरू करेंगे बैच को, तो वो भी हम भी करेंगे कि आपकी कैलकुलेशंस पे ध्यान दिया जाए। निकुंज सर जो कि बेस्ट है हमारे पास, तो वो कैलकुलेशन पे आपके ध्यान देंगे। मैं आपको सिटिंग एंड पजल सिखाने की कोशिश करूंगा पूरी, जो भी हमारी टफ रहती हैं, और क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, डीआई, ये सब निकुंज सर आपको बहुत जल्दी सिखा देंगे। और निकुंज सर आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखते ही खत्म हो जाए, मतलब आपके 5 सेकंड में एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आप खत्म कर दो। तो इस तरीके से निकुंज सर आपके साथ करने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में सवाल है कि सर अगर मैं रिपीटर हूं तो मैं क्या करूं। देखो यार, अगर आप रिपीटर हो तो आपको बेसिक्स तो क्लियर है, ये बात हमारी क्लियर। या तो आप प्री में रह रहे हो, या आप प्री क्लियर करके जा रहे हो, आप मेंस में रह जा रहे हो। यही एक दो प्रॉब्लम होती हैं जो हमारे पास मेजर है। तो देखो यार, अगर आप रिपीटर हो, आपको सब कुछ बेसिक से क्लियर है, अगर आप प्री क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप देखो सिंपल सी 2 ही चीजों पे ध्यान दो, सिटिंग, पजल। रीजनिंग के अंदर आप सिटिंग एंड पजल पे ध्यान दो। ठीक है, और मैथ्स के अंदर अगर हम जाएं, मैथ्स के अंदर कह रहा हूं मैं, तो मैथ्स के अंदर अगर आप जाते हो तो आपका ध्यान होना चाहिए डीआई, डीआई भी अर्थमेटिक वाली।
आपकी जो अर्थमेटिक पे डीआई बनती है आपका उस पर ध्यान होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो प्री का डीआई है वो आपका स्ट्रांग होगा और जो मेंस के लिए आपकी तैयारी होगी वो ऑटोमेटिकली यहां से हो जाएगी। साथ में ही आपका जो अर्थमेटिक के चैप्टर्स होंगे वो भी आपके तैयार होते हुए चले जाएंगे। यहां से आपको जो ध्यान देना है, मेजर आपको ध्यान देना है कि आप गलतियां ना करो। आपका जो मेजर प्रॉब्लम है, जो रिपीटर्स हैं जिनका प्री क्लियर नहीं हो रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं अभी, तो उनके साथ जो मेजर प्रॉब्लम रही होगी वो ये होगी कि जैसे 25 मिनट का सेक्शन है हमारा रीजनिंग का, तो उसमें से अगर वो 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मान लेते हैं कि 25 क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं 25 मिनट में, जो कि पॉसिबल है, बट आप जो ध्यान दोगे ना, अगर आप अपने मॉक्स पे एनालाइज करोगे तो उसमें दिक्कत आपको ये मिलेगी कि इन 25 मिनट्स में से आपने 10 मिनट ना वेस्ट किए होंगे, मतलब जो यूटिलाइज ही नहीं होंगे। आपने कोई पजल उठाई, आपका हुआ नहीं, आप छोड़ के आगे निकल गए, तो 4 से 5 मिनट आपने एक पजल पे दिए और आपकी वो हुई नहीं, आप आगे निकल गए, तो ये जो टाइम है ये वेस्ट है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप कौन सा क्वेश्चन सही से कर पा रहे हो, आप कौन सा क्वेश्चन पे अप्रोच कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको सोच के चलना है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर देखो आपको डीआई ही करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। डीआई आपके पता ही है कि वहां पे 15 नंबर की मार्क्स या जो भी आप कहते हो 15 नंबर की जो है वो डीआई आपको मिल जाती है आजकल आरआरबी के एग्जाम में। उसके बाद आपके पास नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज में आपकी मिसिंग भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है और क्वाड्रेटिक। अगर आप इन चीजों को कर लोगे तो आपका वैसे ही एग्जाम जो है वो इजी बन जाता है। और अर्थमेटिक वाली डीआई को आप यहां पर मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप ये छोड़ते हो तो दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो बच्चे मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे वो क्या वजह रह रही है कि क्यों नहीं कर पा रहे। तो देखो, अगर आप मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे तो मेंस के पीछे की एक वजह है, सबसे बड़ी जो वजह है वो है करंट अफेयर्स। आपको लगता होगा कि करंट अफेयर्स को हम लास्ट मोमेंट में पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं या फिर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं 1 अप्रैल से अभी से जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ना शुरू कर देता और अपने करंट अफेयर्स को मैं वहां पर स्ट्रॉन्ग कर लेता कि मैं करंट अफेयर्स करूंगा 1 अप्रैल से, और जब तक एग्जाम आएगा तब तक मैं रिवाइज भी इनको करता। वीकली रिवीजन भी बहुत जरूरी है इनका। जैसे आपको पता है कि एक दिन का जो गैप होता है आपके, कभी कहीं से भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ोगे तो वहां पर एक दिन का जो गैप है वो लगता ही लगता है कि संडे को नहीं आ रहे या फिर मंडे को नहीं आ रहे करंट अफेयर, तो उस दिन आप पूरा वीक को रिवाइज कर सकते हो करंट अफेयर्स। दूसरी चीज यहां पर जो आती है वो मैथ्स के अंदर दिक्कत देती है कि मैथ्स के अंदर आपकी डीआई नहीं बन पा रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अरिथमेटिक की डीआई आपको करनी पड़ेगी, सो वो डीआई नहीं बन पा रही है, तो इसलिए आप क्या करो, अभी से डीआई की प्रैक्टिस शुरू कर दो। मेंस लेवल के जो मॉक्स हैं, आपके प्रीवियस ईयर के भी कुछ ना कुछ मॉक्स पड़े होंगे जहां से भी आपने मॉक परचेज किए होंगे, और बाकी अब हम भी मॉक्स जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप यहां से अपने मॉक्स को लगाना शुरू करो, जिससे आपको एनालाइज होगा यार कि हम गलती कर क्या रहे हैं। दिक्कत ये आती है कि प्री हमारा इसलिए क्लियर हो जाता है कि हमने प्रीलिम्स के जो है वो कम से कम 50-50 ना मॉक्स लगा लेते हैं। हम प्रीलिम्स के हम 50-50 मॉक्स लगा लेते हैं, लेकिन मेंस के जब हम मॉक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम मैक्सिमम 5 से 10 मॉक्स को लगाते हैं और हम सोचते हैं कि इसमें हो जाएगा। तो देखो यार, 50 मॉक्स में और 5 से 10 मॉक्स में फर्क है, तो इट मींस कि आपको यहां पर काम करना पड़ेगा। मॉक्स का नंबर ऑफ मॉक्स जो है वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे मेंस अगर आपको क्लियर करना है। तो इस चीज पे मेजर फोकस रखो आप कि प्रीलिम्स के आप 50 मॉक्स लगा रहे हो और मेंस के आप 5 से 10 मॉक्स लगा रहे हो, तो वो आपका जो एडजस्टमेंट है या फिर आप अपने वीक पॉइंट्स या जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उस पर काम नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था, और बाकी जो आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी मिलते हैं फिर क्लासेस में। थैंक यू।